हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता सबसे मस्त है, स्वस्थ है, पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त तरह से कर रहे हैं। दोस्तों आज आप लोग का हिंदी का एग्जाम है, यानी क्लास 9th का एग्जाम आज से शुरू होने जा रहा है। और आप सभी के लिए मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए और बिल्कुल फोड़ कराओ एग्जाम में, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हिंदी का कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में आप लोगों को जरूर देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा मैंने बहुत सारे वीडियोस मैंने पहले भी अपलोड किया है, बस देख के समझ जाओ ताकि खुद की भाषा में भी आप लिख पाओ, ठीक है। एटलीस्ट आपको उस क्वेश्चन के बारे में पता चल सके। और मैं हर एक चीज़ के ऊपर एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले चैनल पर जितने सारे विद्यार्थी पहली बार आए यार सब्सक्राइब जरूर ही कर लेना, ताकि हर एक प्रकार का वीडियो देख पाओ। एग्जाम आप लोग का लंबा चलेगा और हम लोग तैयारी भी धहाकर चलेगा। उसके बाद 10th में हम लोग कूदेंगे और 10th में तो बिल्कुल धमाका मचाएंगे, ठीक है। हर एक बच्चा टॉप करेगा, हर एक बच्चा 90+ लाएगा 10th में। अभी 9th में फोड़ो, उसके बाद हम लोग 10th को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या सवाल है। और अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना, क्योंकि शेयर करने से यार उसका भी भला होगा, आपका भी भला होगा, हमारा भी भला होगा। और भला करने से यार इनडायरेक्टली डायरेक्टली भला ही होता है। चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल है इसमें। सबसे पहला सवाल निकलकर सामने आता है क्या कि मैना की अंतिम इच्छा क्या थी जिसे अंग्रेज जनरल पूरा न कर सके। तो देखो क्या थी। मैना की अंतिम इच्छा थी कि वह उस प्रासाद पर बैठकर जी भर कर रोना चाहती थी, परंतु क्रूर हृदय वाले जनरल आउटरम ने उसकी इच्छा पूरी न होने दी, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं मैना भी नाना साहब की तरफ भाग न जाए। यदि मैना भी भाग जाती तो जनरल आउटरम की नौकरी जा सकती थी। मतलब कहा क्या जा रहा है कि जब मैना का घर तोड़ दिया गया, उसका प्रसाद तोड़ दिया गया, तो मैना उसके ऊपर बैठकर जी भर कर रोना चाहती थी, पर क्रूर हृदय वाले जनरल आउटरम ने उसकी ये इच्छा भी पूरी ना होने दिया, क्योंकि उसे डर था कि अगर ब्रिटिश सरकार को मालूम चलेगा, ठीक है, अगर मतलब तो क्या होगा, उसे नौकरी से भी निकाला जा सकता था, उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता था, ठीक है। और उन्हें यह भी डर सता रहा था कि नाना साहब की तरह कहीं मैना बाहर न भाग न जाए, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने उसको वो परमिशन नहीं दिया और उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं की। देखिए क्या उसके बाद, कवि का ब्रज के वन वाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। कवि जो जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी रहते थे, ठीक है, ब्रज गृह, ब्रज वन, वहाँ के बाग, उनको निहार रहे थे कि उसके कारण क्या है। देखो कवि ब्रजभूमि के वन, बाग और सरोवर इसलिए निहारना चाहता है क्योंकि उनके इनके साथ कृष्ण की यादें जुड़ी हुई है। इनके साथ क्या, कभी वहीं भगवान वहीं पर रहे हैं, विचरण किए हैं, घूमे हैं, खेले हैं, गाय चराए हैं, समझ रहे हो। तो उनसे वहां पर उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है भगवान का, ठीक है। तो इसलिए क्या कवि चाहते हैं कि जब भगवान की यहाँ पर इतनी सारी यादें जुड़ी हुई है, तो भी वहाँ पर वो उनको निहार रहे थे कि यहाँ पर भगवान खेले होंगे, यहाँ पर भगवान ने गाय चराया होगा, यहाँ पर भगवान लीला किए होंगे। कभी कृष्ण इन्हीं में विहार क्या करते, विहार मतलब घूमना, ठीक है, विचरण करना, घूमना, इधर उधर खेलना। इसीलिए कभी उन्हें देखकर धन्य हो जाता है। मतलब सोच रहे हो कि भगवान जहाँ पर घूमे हैं, ये वो जगह है जहाँ पर भगवान खेला करते थे, ये वो जगह है जहाँ पर भगवान मक्खन चुराया करते थे, ये वो पेड़ का जगह है जहाँ पर भगवान इसके ऊपर चढ़कर बांसुरी बजाया करते थे। बस वो दृश्य ही सोचने से क्या ही अनुभूति होती है। तो समझ लो वहाँ पर जाकर अगर देखोगे तो कैसा लगेगा। तो ही यहाँ पर बताइए, निहारने के पीछे यही कारण है। लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह से देखा और क्यों। तो देखो लता ने बादल रूपी मेहमान को किवाड़ की ओर में से देखा, क्योंकि एक तो वह बादल को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी, ठीक है। जिस प्रकार जब दामाद शहर से आता है तो किस प्रकार छुपके से उसकी पत्नी देखती है किवाड़ से, उसी प्रकार यहाँ पर लता बादल को देख रही है, क्योंकि एक तो उसके लिए वो व्याकुल थी कि बादल इतना दिन बाद आ रहा है, और दूसरी ओर वो बादलों को देरी आने के कारण व्याकुल हो रही थी, प्लस उसे संकोच भी हो रही थी। बादल को देरी के आने के कारण संकोच भी लिख सकते हो, संकोच भी हो रही थी, क्योंकि बादल से बहुत दिनों बाद वो मिल रही थी, बादल उतना दिन से बारिश नहीं हुआ था, तो इसलिए वो आड़ से देख रही थी। जिस प्रकार मेहमान को यानी कि दामाद को छुप छुप के देखा जाता है, उसी प्रकार लता मेघ को, बादल को देख रही थी। समझ गए हो। अगला सवाल है आप दोस्तों, क्या कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है। देखिए यहाँ पर एक कहानी दोस्तों एकांकी है, जिसमें उमा और शंकर पर मुख्य पात्र है। मतलब कैसे, तुम उमा ही इस चैप्टर का मुख्य पात्र है, जो एक पढ़ी लिखी अच्छी जानकार लड़की है, और उसका एक शादी एक ऐसे लड़के से होता है, मतलब लगता है जो मतलब क्या खुद की दम पर खड़ा नहीं है, हर एक चीज़ अपने पिताजी पर निर्भर करता है, ठीक है। उसकी संगति खराब है, उसका चरित्र खराब है। तो उस तरह से, तो यहाँ देखो आंसर क्या होगा इसका, कि उमा गोपाल प्रसाद जी के विचारों से पहले से ही खिन्न थी, कि वो कि कम पढ़ी लिखी लड़की चाहती थी, ठीक है, लड़की इस तरह से हो कि ज़्यादा बोले नहीं, परंतु उनके द्वारा अनगिनत सवालों ने उनसे क्रोधित कर दिया था। जब गोपाल प्रसाद जी उनसे ज़्यादातर बार बार सवाल पूछे जा रहे थे, उसका क्रोधित कर दिया। ऑब्वियसली आपको ज़्यादा सवाल पूछेगा या तो आपको भी खराब लगेगा, ठीक है। और वो भी उल्टा पुल्टा सवाल
कि जो लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए, ये वो बहुत तरह का। आखिर उसे अपनी चुप्पी तोड़कर गोपाल प्रसाद को उनके पुत्र के विषय में अवगत कराना पड़ा। ठीक है, क्या अवगत करना पड़ा? देखिए, शंकर एक चरित्रहीन व्यक्ति था जो हमेशा लड़कियों का पीछा करते हुए हॉस्टल तक पहुंच जाता। इस कारण उसे शर्मिंदा भी होना पड़ा था। शंकर, जिससे उसका शादी का बात चल रहा था, वो क्या एक चरित्रहीन लड़का था जो हमेशा लड़कियों के पीछा करके हॉस्टल पहुंच जाता था। ठीक है, तो आज के बाद आप लोग किसी का पीछा मत करना, समझ रहे हो। नेक्स्ट दोस्तों, दूसरी तरफ उसकी पीठ की तरफ इशारा कर वह गोपाल जी को उनके लड़के के स्वास्थ्य की ओर संकेत करती है, जिसके कारण वह बीमार रहता है और सीधी तरह बैठ भी नहीं पाता। दूसरी तरफ क्या, वो पीठ की तरफ इशारा करता है शंकर का कि वो ठीक से बैठ भी नहीं सकता है और उसका स्वास्थ्य खराब है, ठीक से बैठ भी नहीं सकता है, मतलब कह सकता हूँ रीढ़ के बल पर बैठ नहीं सकता है। शंकर अपने पिता पर पूरी तरह आश्रित है, उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, अर्थात उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है। शंकर पूरी तरह से अपने पिताजी पर निर्भर है। उसकी रीढ़ की हड्डी मतलब क्या, कह सकते हो कि उससे कोई सपोर्ट नहीं, जो पिताजी बोलेंगे वही होगा, उसका खुद से कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से खुद से कुछ नहीं का अर्थ है कि खुद से कोई मतलब नहीं, खुद कोई फैसला नहीं लेंगे, खुद कोई डिसीजन नहीं लेंगे, इस प्रकार से। तो कह सकते हो उसका रीढ़ की हड्डी टूटा हुआ है, रहकर भी कोई काम का नहीं, बैठा है तो एकदम झुक कर बैठता है। एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताएं। दोस्तों यही वाला जो आप लोगों को बताएं अभी, ठीक, उसी एकांकी के आधार पर। तो देखो दोनों का चारित्रिक विशेषताएं अलग अलग है इस प्रकार से। रामस्वरूप, यहाँ पर रामस्वरूप होगा, जेड को काट दो, ठीक है, डैश देना। रामस्वरूप क्या बोल रहा है, देखो कैसे थे, आधुनिक और प्रगतिशील विचारधाराओं से संपन्न परंतु एक मजबूर पिता है। रामस्वरूप क्या आधुनिक उप विचारधारा को मान रहे थे कि हाँ, नए विचारधारा को मान रहे थे, लड़की को पढ़ाना चाहिए, लड़की को आगे बढ़ाना चाहिए, बट क्या, वो एक लड़की का पिता है इसलिए वो मजबूर थे। वो एक तरफ तो स्त्री शिक्षा के समर्थक है, परंतु बेटी के विवाह के समय यही शिक्षा को वे छिपाने का प्रयास करते हैं। मतलब क्या, वो एक तरफ भी चाहते हैं कि हाँ लड़की पढ़े लिखे आगे बढ़े, बट उसका जब शादी का बात होता है तो वही चीज़ वो छुपाना चाहता है। क्यों? क्योंकि सामने वाला जो पक्ष है वो नहीं चाहता है कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, वो चाहती है कि लड़की 10th तक पढ़ी लिखी हो। तो इसलिए उस लड़की का शादी देने के लिए वो क्या दिखाता है कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, जिससे उनकी व्यवस्था तथा कायरता झलकती है कि वो उसको, मतलब जिससे उनकी व्यवस्था है, जो लड़की का शादी नहीं होगा, अगर कोई बोल देगा कि ज़्यादा पढ़ी लिखी है तो उनका उससे कोई शादी नहीं करेगा, तो जिससे उनकी कायरता व्यवस्था झलकती है और कायरता भी झलकती है कि समाज का विरोध करने का उसमें क्षमता नहीं है। रामगोपाल जी कैसा, देखिए रामगोपाल निहायत ही चालाक, बड़बोले, लालची और पढ़े लिखे होने के बावजूद स्त्री पुरुष की समानता में अविश्वास रखने वाले व्यक्ति के रूप में उभरते हैं। मतलब क्या, पढ़े लिखे तो थे, ठीक है, बहुत चालाक हैं वो, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो स्त्री पुरुष को समान अधिकार देने के बारे में नहीं सोचते हैं। मतलब स्त्री पुरुष को समान अधिकार मिलेगा इसके बारे में उसका कोई ख्याल नहीं है। इसी कारण बस वे अपने मेडिकल में पढ़ने वाले बेटे का विवाह कम पढ़ी लिखी लड़की से करवाना चाहते हैं। वे विवाह जैसे पवित्र रिश्ते को बिजनेस मानते हैं, ठीक है, और इसलिए क्या चाहते हैं वो कि कम पढ़ी लिखी लड़की से शादी करा देंगे तो लड़की कुछ बोलेगी नहीं, कोई अगर अत्याचार भी होगा तो लड़की मुंह बंद करके रहेगी। तो ये है सोच दोस्तों गोपाल प्रसाद जी का, ठीक है। और लड़की शादी को बिजनेस मानते हैं, इससे उनका लालची स्वभाव पता चलता है। शादी को क्या मानता है, बिजनेस मानता है, उससे उसका लालची स्वभाव के बारे में पता चलता है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग अगला जो है, ये तो आपको क्वेश्चन आंसर हो गया, और इसके बाद बहुत सारा मैंने कराया क्वेश्चन आंसर इससे पहले भी, उसको जरूर देख लेना, ठीक है। यहाँ पर संवाद लेखन का एक क्वेश्चन आएगा आप लोगों को 5 नंबर में, इसको अच्छे से कर लेना। यहाँ देखो क्या बोला कि विद्यालय द्वारा साइकिल वितरण होने पर छात्रों में उत्साह का वातावरण, इस विषय पर 2 मित्रों में संवाद को लिखे थे। संवाद को आप खुद से लिख सकते हो, आप 2 को दोस्त चल जाना, समझ लेना कि आप हैं और आपके दोस्त बगल में हैं, ठीक, किसी भी टॉपिक पर, मान लो यहाँ पर किस पर दिया कि साइकिल वितरण हो रहा है स्कूल में, तो इस टॉपिक पर आपको बात करना है। तो देखो क्या बोलता है यहाँ पर, ऐसे ही आपको लिखना है। राजू बोलता है, अरे मोहन तुमने सुना कुछ? मोहन बोलता है, क्या दोस्त? राजू, अरे भाई हम लोगों को विद्यालय से साइकिल मिलने वाला है। मोहन, अरे हाँ दोस्त, मैंने वर्ग शिक्षक ने बताया, मैं तो बहुत खुश हूँ। फिर राजू बोलता है, हाँ अब हम लोग रोज साइकिल से विद्यालय आएंगे, बहुत मजा आएगा। मोहन बोलता है, हाँ सच में बहुत मजा आएगा, अब हम लोग को पैदल नहीं आना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद राजू बोलता है, सच कहा दोस्त। मोहन, चलो घर चलकर सबको एक खुशखबरी सुनाते हैं। राजू, हाँ हाँ चलो। तो ये दोस्तों आप लोग इसको और बढ़ाकर भी लिख सकते हो, जो 5 नंबर का है तो और 4-5 लाइन बढ़ा देना, और खुद से भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर और में और एक रहेगा कि जैसे यहाँ पर है कि दीपावली की तैयारी है तो माँ और बेटी के बीच संवाद को लिखे, तो इस पर भी आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, या फिर इस पर दोनों में से कोई एक लिख सकते हो, चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो बस सभी को शेयर कर दीजिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बोलिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।